जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो हम लोग बीपीएससी जो प्री का एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक घटना चक्र का बुक आया है, उसमें जो है 38वीं से लेके 65वीं तक सारे क्वेश्चन का डिस्कशन चैप्टर वाइज दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। जैसे आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद जो है फिर हम ये पूरा पॉलिटी करवा के फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएंगे। इसके बाद हो सकता है हिस्ट्री करवाएं या ज्योग्राफी करवाएं। तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल पर बने रहें और इसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीपीएससी में ही रिपीट करेगा, ये आपका बिहार दरोगा में भी बहुत हेल्प करेगा। तो जो भी आप लोग बिहार दरोगा बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उस ये वीडियो को ज़रूर देखें, और रेलवे में भी आपका ये काम करेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है। इंडियन पॉलिटी आज स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर क्या है। कहता है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने जो है इस तिथि को यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए से जो है 26 जनवरी का ही निर्णय लिया गया। ठीक है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग चलिए देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 में हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि पूर्ण राज्य की घोषणा कब किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया था। ठीक है, और आज़ादी के पहले तक जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। हर एक साल जो है 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, और तब से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगा। उसके बाद क्या हो गया, स्वतंत्रता दिवस कब मनाने लगा, तो 15 अगस्त को। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु संविधान को पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा कि संविधान लागू कब किया गया, तो इसको जो है पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, पूर्णतः लागू किया 26 जनवरी 1950 को, और तब से प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ एक क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के उपखंड हैं। जैसे एक का क हो गया, फिर 19 में देखिएगा क ख ग घ इस टाइप का है, तो वो सब मिला के जो है कितना हो जाता है, 450 से भी अधिक हो जाता है। ठीक है, और संविधान का मूल संविधान जो था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां ही थी, और बाद में जो है 4 अनुसूची को जोड़ा गया था। तो अभी जो है वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितने हैं, 12 है। देखिए लिखा है कि संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए, कुछ जोड़े भी गए और कुछ निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर अब कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में है डैश। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार आप चूज करेंगे कि पहला है 300 आर्टिकल्स, दूसरा है 350 आर्टिकल्स, और देखते हैं अगला कितना है। तो अगला देखते हैं कितना है। तो अगला देखिए देखा है 400 से अधिक आर्टिकल्स, और दूसरा है 500 आर्टिकल्स। देखिए 400 से अधिक, अभी हम बताए थे कि 400 अगर उप अनुच्छेद को भी लेते हैं तो कितना 450 के करीब हो जाता है। तो हम 400 इसका राइट आंसर मार सकते हैं, इसीलिए से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए कहता है मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से।
देखिए संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? 97 प्रविष्टियां हैं। और राज्य सूची में जो है 66 है और समवर्ती सूची में 47 है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ACB ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है कि निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्द का विचार करके क्रम का चूज करें। देखिए तो भारत एक सार्वभौम, देखिए सार्वभौम से स्टार्ट हो रहा है तो सार्वभौम पहला होगा। भारत एक सार्वभौम समाजवादी दूसरा पर हो गया। समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष तीसरा पे हो गया। उसके बाद चौथा पे हो जाएगा क्या? प्रजातांत्रिक। इसका मतलब है कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? CADB ऑप्शन नंबर ए है। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके व्याख्या देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया। तो आप सीरियल वाइज मिला लेंगे कि पहला क्या कहता है? सार्वभौम, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष उसके बाद प्रजातांत्रिक। अब देखिए कि धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में देंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख है, न कि धर्मनिरपेक्ष। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। तो देखिए इसके व्याख्या में मतलब पढ़ लेंगे हम कि कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। एक तो समाजवादी था, उसके बाद जो है पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द को जोड़ा गया है। चलिए इसकी व्याख्या हम देखते हैं क्या है। देखिए इसकी व्याख्या है, कहता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो देखिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ये जो है आपका साधारण बहुमत से ही नए राज्य का गठन किया जाता है। और संविधान संशोधन की बात करें तो वह जो है अनुच्छेद 368 में होता है। लेकिन नए राज्य का जब निर्माण होता है तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। कहता है कि नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। देखिए संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझी जाती है। ठीक है, इसका भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को है और अल्पसंख्यक का अधिकार ये भी जो है भारतीय नागरिक को है। अल्पसंख्यकों का अधिकार ये अनुच्छेद 29 में है और ये भाषण का स्वतंत्रता 19 में है। तो ये दोनों जो है सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है और अन्य नागरिक को नहीं। ठीक है, तो 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक होता है। फिर 36 से 51 तक क्या होता है? मौलिक कर्तव्य होता है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे।
उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत जो है ऊपर मतलब कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने का नागरिक का जो है मौलिक अधिकार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी व्याख्या कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के एक के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वह जो है अपने निजी भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसकी देखते हैं कि कब हुआ था ये संशोधन। देखिए 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 के को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ, लागू हो गया। और कहेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया, तो ये जो है 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया, लेकिन इसको लागू जो है वो कब किया गया था, 2010 में। ठीक है, और ये कौन सा अनुच्छेद में आता है, भाग 3 के अनुच्छेद 21 के क में आता है। ठीक है, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है। तो देखिए इसका स्टार दिया हुआ है, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कौन सा है। कहता है कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो देखिए चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है, अतः मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार भी है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 46वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी जो है दोनों सही है, यानी कि सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है, दोनों है। और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों जो है इसका आंसर सही होगा। अगर बीपीएससी अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें एक ई ऑप्शन देता है तो आप लोग ई को ही टिक करेंगे। ये पूछा गया है 2011 बीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है। कौन सा सूचीबद्ध है। तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, और नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से देखिए नीति निर्देशक तत्व कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत आता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। अब देखेंगे कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 के घ में आता है। इसका मतलब यह जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में आता है। इसका मतलब है कि ये 36 से 51 के बीच में है। ये भी जो है क्या होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में होगा। छोटे परिवार का मानदंड, छोटे परिवार का मानदंड जो है ये अनुच्छेद 350 के क के तहत आता है, जो कि यह जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा का स्तर, ये भी आपका इसमें नहीं आता। ये भी 350 के करीब में ही आता है। इसका मतलब है इसका राइट आंसर 1 और 2 ही सिर्फ सही है, बाकी दोनों गलत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए इसकी व्याख्या आप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए व्याख्या में कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 39 के घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। ठीक है, अब पूछेगा कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा भाग में है, तो भाग 4 में है और अनुच्छेद कितने से कितने तक, 36 से 51 तक। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या दिया हुआ है। आगे देखिए दिया हुआ है, कहता है कि जबकि अनुच्छेद 350 के क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी नीति निर्देशक जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे। कहता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया था और भाग 4 के क में, भाग 4 के क में। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 48वें टू 52वें में भी पूछा गया है, 2008 में भी और 2001 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। देखिए कहता है कि भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अपना शक्तियों का प्रयोजन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोजन करते हैं, कैसे करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ये तो वो खुद करेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएंगे, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि अनुच्छेद 52 में दिया गया है। ठीक है, जिसमें संघ कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, जो कि अनुच्छेद 53 के 1 में उल्लिखित है कि वह अपना शक्ति का प्रयोग जो है ये तो स्वयं करेंगे, ये फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि ए नंबर, यानी सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहता है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। अगर राष्ट्रपति या एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहेगा तो जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वही जो है उस पद पर होंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों नहीं रहे तो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कहता है कि अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति को संभालेगा। पद का कार्यभार कौन संभालेंगे, उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके न रहने पर, अगर मुख्य न्यायाधीश भी न रहे तो उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश को जो है उस समय उपबंध है कि राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अधिनियम 1969। देखिए अगर राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति है तो ये अनुच्छेद 65 में वर्णन है। देखिएगा अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देते हैं या फिर हटाए जाने की स्थिति में जो है अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसका पद संभालेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उसका पद कौन संभालेंगे, मुख्य न्यायाधीश, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उस न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति का पद का कार्य संभाले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे हम लोग 16 नंबर पे।
क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम में कौन सा है? तो क्रम में जो है 13वां है, क्रम में 13वां है। देखिए कि इसकी व्याख्या करते हैं कि 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए थे और 15 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण लिया। तथापि कार्यकाल के अनुसार क्रम उसका कितना है? 13वां है। कार्यकाल पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा 13वां। अगर व्यक्तिगत पूछता तो इसका हो जाता कौन सा? 12वां। इसका कौन सा हो जाता? 12वां। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। कहता है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपना सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसकी व्याख्या चलिए देखते हैं। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमति से संबंधित उपबंध है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर अपनी सहमति दे दे, तभी जो है वह अधिनियम कानून बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। कहता है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो क्रमांक इसका 12वां है। क्रमांक क्या है? व्यक्तिगत क्रमांक इसका कितना है? 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के द्वारा क्रमांक 13वां है। इसका भी व्यक्तिगत अगर पूछता तो इसका क्या होता? 12वां, लेकिन सिर्फ क्रमांक पूछ रहा है, इसका 13वां आपका राइट आंसर होगा। देखिए मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार जो है वह जो है 12वां क्रमांक होगा, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां होगा। इसका राइट आंसर होगा 13वां, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष दोनों अगर पूछे कि कभी कभी पूछ सकता है आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर। कहता है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? भारत के तो संसद में कार्यवाही में क्या होता है? भाग लेता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिए इसकी व्याख्या पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आवश्यक है। यानी कि ये महान्यायवादी जो है इसकी योग्यता वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आवश्यकता होती है। ठीक है, और भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति द्वारा। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद ये किस में वर्णित है? 88 में वर्णित है। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जो कि अनुच्छेद 76 के 4 में है। अतः राष्ट्रपति को अपना पदच्युत करने का अधिकार भी है। ठीक है, उसको जो है राष्ट्रपति हटा भी सकता है। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ देखिए कितने क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला तो पूछेगा कि महान्यायवादी ये अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका जो है कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये चीज़ भी आप लोग समझ रहेंगे होंगे। ठीक है, और पूछेगा कि महान्यायवादी संसद के किसी सदन में, संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है। ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद
88 में वर्णित है और कहेगा कि मानववादी राष्ट्रपति के पद पर्यंत जो है पद धारण करता है। ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो है अनुच्छेद 76 के 4 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के किसी भी कार्य में भाग ले सकता है कौन? न्यायवादी। अभी पढ़े हैं ऊपर, ठीक है। देखिए कहता है कि मध्य प्रदेश, देखिए एमपी नहीं, मध्य प्रदेश नहीं है ये, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको बोलते हैं। एक एमपी मतलब क्या हो गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश अवधि तक अनुपस्थित रहते हैं। अगर लगातार वह 2 महीना या 60 दिन तक अनुपस्थित लगातार रहते हैं तो उसको जो है एमपी के सीट से जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2 महीना या 60 दिन। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना किसी अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगर संसद स्थगित है तो उसका समय क्या होगा? नहीं जोड़ा जाएगा। अगर कहे कि संसद में यानी कि ऊपरी जो केंद्र वाला होता है उसमें अनुच्छेद 4 के तहत और राज्य में जो होता है अनुच्छेद 190 के 4 के तहत जो है विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाएगी अगर वह लगातार 60 दिन तक नहीं सदन में पहुंचता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं? तो राज्यसभा में जो है आपका 250 सदस्य, जिनमें 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में जो है कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं और जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को देखिए, इसकी व्याख्या क्या है। इसकी व्याख्या पे हम लोग चलते हैं। कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के 1 के क के ख में कहा गया है कि राज्य के और संघ राज्य क्षेत्र के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों को मिलाकर राज्यसभा बनेगी। यानी कि 238 जो है कि प्रतिनिधि द्वारा और 12 को जो है राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। तो 12 और 238 कितना हो गया? टोटल 250 होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। कहता है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्य का नहीं पूछ रहा है। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा समाप्त नहीं हो सकता है। अगर इसके सदस्य का कार्यकाल पूछता तो 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है इसका 1/3 या 2/3 1 मिनट, हाँ, तो इसका जो है प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य की जो है सेवानिवृत्ति होते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसकी व्याख्या चलते हैं। कहते हैं कि अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। यह क्या है? एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। और अगर हम पूछें कि राज्यसभा का काल कितना वर्ष का होता है तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी व्याख्या पे चलते हैं। व्याख्या है
कि राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष वही होता है, यानी सभापति वही होता है। परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के तहत जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। देखिए फिर क्वेश्चन आया कि राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर कथन, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन होती है, बिल्कुल सही है। धन संपत्ति के मामले में लोकसभा ही निर्णय करती है, तो ये सही बात है कि वह राज्यसभा जो है शक्तिहीन होती है। दूसरा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं, धन विधेयक की शुरुआत जो है लोकसभा में होती है। कहाँ होती है? लोकसभा में होती है। तो ये कथन गलत हो गया। कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब गलत कथन बी है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। कहता है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है, ये भी सही बात है। अब देखते हैं 4 कौन सा ऑप्शन है। 4 नंबर ऑप्शन है, कहता है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, बिल्कुल सही है। यानी कि बी नंबर आपका गलत है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। साथ ही अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा की सिफारिश सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिन में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन होती है। क्या होती है? शक्तिहीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक जो पेश किया जाता है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 29 पे। लेखानुदान बना है। लेखानुदान बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बनाया गया है लेखानुदान। चलिए इसकी कुछ व्याख्या उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि विनिमय विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोजन विधेयक तुरंत नहीं लाए हैं, यह किसी अन्य कारण से विनिमय विधेयक को पारित होने के पहले ही रुपये की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सकता है। पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है कि आकस्मिक परिस्थिति में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान यानी कि वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं, यानी कि अनुदान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ेंगे ध्यान से। कहता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को, यानी लोकसभा अध्यक्ष को करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या क्या लिखा हुआ है। कहता है कि लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। किसको की जाती है? लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति के लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है, ठीक है। लोक लेखा समिति जो है लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें जो है लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में 22 सदस्य होते हैं। 15 को जो है लोकसभा से होते हैं
और 7 को जो है राज्यसभा से होते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है, ठीक है। और इसका जो है लोक लेखा समिति का उद्देश्य क्या होता है, लोक व्यय के दुरुपयोग यानी कि कौन कौन दुरुपयोग है, अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। जो भी उस पैसे को या उस व्यय को दुरुपयोग करते हैं उसके लिए जो है यही सिफारिश करता है कि उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाए, ठीक है। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर मानकर लोक व्यय का प्रशिक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोग सभा सदस्य और उसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है। इसका अध्यक्ष को नियुक्त किया जाते हैं, उसका जो विपक्ष का अध्यक्ष होता है, विपक्ष के किसी भी सदस्य को जो है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। किया जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1950 में हुआ था, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य सभी न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी 3 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, यानी कि ये कथन आपका सही है, ये कथन सही है। यानी कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर, कोर्ट मार्शल को भी वह जो है सुनवाई कर सकता है, छोड़कर नहीं, इसीलिए से कौन होगा, 3 कथन गलत है। कहता है कौन सा कथन गलत है, तो सी नंबर आपका गलत है, बाकी सारे कथन सही है। तो देखिए इसकी व्याख्या कुछ देख लेते हैं। कहता है कि सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। यानी कोर्ट मार्शल की अपील जो है कहाँ की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पे। कहता है कि राज्य सरकार का कार्यवाही अध्यक्ष जो है वो संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये जो है आपका कौन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, आपका राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, जिसका प्रयोग जो है इस संविधान के अनुसार स्वयं करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, जैसे राष्ट्रपति करता था इसका। तो आज जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 तक हम कंप्लीट कर दिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 33 से आगे लेके चलेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारे दोस्त के बीच जो है इस चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।